गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो मनन, ऋषभ, निखिल, पायल, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सीए इंटर ऑडिट बैच। कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग मिलकल, रवि, पायल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहां से हैं आप सब? गुड इवनिंग गरिमा, गुड इवनिंग मुस्कान। मुझे आपकी चैट्स दिख रही हैं, मुझे आपकी चैट्स दिख रही हैं। आई कैन सी योर चैट्स। इज द ऑडियो एंड वीडियो फाइन? परफेक्टली फाइन, प्लीज लेट मी नो। ऑल गुड? गुड इवनिंग सर, जस्ट ज्वाइंड, वेरी गुड अतुल, गुड इवनिंग। सो आकर्ष इज फ्रॉम कोलकाता, ऋषभ फ्रॉम हरिद्वार, क्या बात है। बाकी बच्चे कहां से हैं? वेयर आर यू ऑल फ्रॉम? पीयूष कह रहे यस सर, ऑल गुड, ग्रेट। मुंबई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रसूप जयपुर से हैं, क्या बात है। कोलकाता, सो वी हैव पीपल फ्रॉम कोलकाता, हरिद्वार, जयपुर, मुंबई and शालू, हेलो 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 हेलो। आई होप एवरीवन हैज जॉइंड बाय राइट नाउ। सबने ज्वाइन कर लिया है। फरीदाबाद, क्या बात है। फरीदाबाद तो पास में ही है, यहां बारिश होगी, फरीदाबाद में बारिश होगी, एक ही बात है। हरियाणा, क्या बात है, पूरा हरियाणा इन्हीं का है, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया गरिमा, क्या बात है। जयपुर, गुड़गांव, बहुत बढ़िया। तो दिल्ली एनसीआर भी पूरा है यहाँ पे। सो दोस्तों, वेलकम टू द सीए इंटर ऑडिट बैच, स्वागत है आप सबका। एंड आपने कई सारे पोस्टर्स पे देखा होगा यार, हमने ना कई जगह लिख रखा है लर्न विद फन, लर्न विद फन। ये लर्न विद फन कहानी क्या है, लर्न विद फन मुद्दा क्या है? तो दोस्तों, ये जो ऑडिट है ना, ये बड़ा ही मजेदार सब्जेक्ट है। एंड इस मजेदार सब्जेक्ट को मजे से पढ़ने के लिए, फिर से समझना मेरी बात, ये जो ऑडिट है ये बड़ा ही मजेदार सब्जेक्ट है। और इस मजेदार सब्जेक्ट को मजे से पढ़ने के लिए लर्न विद फन तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम वापस अपने स्कूल की दुनिया में नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने अंदर के फन वाले पर्सन को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हमको मजा नहीं आने वाला। सो धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे बैच में, आपको समझ में आएगा लर्न विद फन की कहानी क्या है। पहले कुछ क्लास इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं, ताकि आप इस बैच का सबसे ज्यादा लुत्फ उठा सको। जो भी आपके पास एंड्रॉइड या आईओएस का डिवाइस है, उसको अपनी नजरों से दूर कर दो। यानी आपके पास जो भी मोबाइल फोन है, प्लीज कीप इट अवे फ्रॉम योर आईज। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो प्लीज अपना मोबाइल फोन दूर रखें। अनटिल एंड अनलेस आप क्लास ही मोबाइल फोन पे देख रहे हैं, तो फिर तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता। बट इफ यू आर वाचिंग ऑन द लैपटॉप, प्लीज कीप योर मोबाइल फोन्स अवे राइट नाउ। अभी के अभी उनको अपनी नजरों से दूर रखें। सर, फिर हमको किसके साथ बैठना है? आपको बस मेरे साथ बैठना है और साथ में इन चीजों को लेके बैठना है। एक रजिस्टर और एक पेन आप अपने साथ रखेंगे। ऑडिट की आप एक नोटबुक बना लीजिए, रजिस्टर बना लीजिए, साथ में आप अपना एक पेन रखिए, जिससे आप क्लास में नोट डाउन करके चलेंगे चीजें। ऑल यू नीड टू डू इज कीप अ वाटर बॉटल विद यू। प्लीज अपने साथ एक वाटर बॉटल रखिए। मैं भी अपने साथ एक वाटर बॉटल रख के बैठा हूं, तो आपने भी अपने साथ एक वाटर बॉटल रखनी है, क्योंकि हम कई सारी चीजें कई बार दोहराएंगे तो गला सूख सकता है। एंड गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, बट सबको उठ के जाना नहीं है, ठीक है? सबको उठ के जाना नहीं है। वाटर बॉटल रखो, अपना यहीं पे पानी पीते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है? दिल्ली कोलकाता, दिल्ली कोलकाता, अब रुक जाओ, ठीक है? अब हो गई बात, मुझे समझ आ गया आप लोग कहां कहां से हो। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मुझे पूरा विश्वास है आप भूल जाओगे, पर मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा, यू नीड टू मेंटेन अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड। आपको एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड के साथ क्लास में बैठना पड़ेगा। आपको याद होगा स्कूल के वो प्यारे प्यारे दिन, ठीक है? स्कूल के वो प्यारे प्यारे दिन, आप एकदम बढ़िया शर्ट पैंट पहन के जाते थे, ठीक है? मैं लड़कों की बात कर रहा हूं। और जब आप स्कूल में घुसते थे तो एकदम शांति से क्लास में बैठते थे, टीचर पढ़ाता था, पढ़ाती थी, और आप एकदम शांति से पढ़ते थे। वही तरीके से हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है? एकदम चाइल्ड लाइक एटीट्यूड की तरह पढ़ना है, पूरा डेडिकेशन की तरह पढ़ना है। और स्कूल में आप देखते थे कैसे आपको टीचर पढ़ाता था, फिर आप होमवर्क करते थे, ठीक है? फिर होमवर्क के बाद आपके क्लास टेस्ट होते थे, फिर जाके फाइनल एग्जाम्स होते थे। और फाइनल एग्जाम्स में आप कभी हुआ ही नहीं होगा कि आप कभी अटके हो। तो यही चीज आपने सीए इंटर ऑडिट में भी मेरे साथ करनी है। होमवर्क मैं आपको दूंगा, आप होमवर्क करना, क्लास टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट करना, फिर मुझे बताना कौन रोकता है आपको पास होने से। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर फैकल्टी और योर गाइड। दोस्तों, यहां कोई फैकल्टी आपको मिलेगा ही नहीं, यहां आपके पास फैकल्टी ही नहीं है। ओ माय गॉड सर, हम तो फंस गए,
हमने तो क्लास के पैसे भरे थे, फैकल्टी नहीं है। फैकल्टी नहीं है तो क्या हो गया, आपको एक गाइड मिल रहा है मेरे फॉर्म में। एंड माय नेम इज शुभम केसवानी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। I secured All India rank 8 at CA final level, All India rank 29 at CA intermediate level। and एक बात बताओ, दोनों ही लेवल्स पे एक सब्जेक्ट है जिसने मुझे धुरंधर बनाया, वो है ऑडिटिंग। एंड मजे की बात क्या है, मैंने करी इंप्रूवमेंट, 66 मार्क्स इन सीए इंटर ऑडिटिंग एंड 71 मार्क्स एट सीए फाइनल ऑडिटिंग। एंड ये सब्जेक्ट बन गया मेरा फेवरेट बिकॉज मुझे पता था कि किस अप्रोच के साथ इसको पढ़ना है। एंड आज उसी अप्रोच को मैं आपके साथ देने वाला हूं। अगले जो नेक्स्ट 25 दिन, 30 दिन, 20 दिन, जितने भी दिन हमारे हैं साथ में, उसमें मैं ये अप्रोच आपको पूरी की पूरी तरह से देने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी एकदम रॉक स्टार बन के आगे निकले। प्लस मेरा जो ईवाई का 3 साल का आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस है, उसमें जो मैंने ऑडिट की प्रैक्टिकल इनसाइट सीखी हैं, वो भी मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड वॉट एवर बी माई ग्रेजुएशन इनसाइट्स फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एसआरसीसी, वो भी मैं पूरी तरह आपको देने की कोशिश करूंगा। नाउ व्हाट विल बी आवर अप्रोच इन द क्लास। तो देखो, सबसे पहली बात आपको समझनी पड़ेगी कि हम यहां पे सिर्फ समझ के आगे नहीं बढ़ सकते। फिर से सुनना मेरी बात, हम यहां पे सिर्फ समझ के आगे नहीं बढ़ सकते, हमको अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ेगी, साथ में रट्टा भी लगाना पड़ेगा। तो आज से सारे बच्चे मेरे साथ शपथ लेंगे। क्या शपथ लेंगे सर? आपने मेरे साथ सबने मिलकर एक शपथ लेनी है, हम सिर्फ समझेंगे नहीं, हम याद भी करेंगे। सारे बच्चे मेरे साथ शपथ लो, चैट में लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा कनेक्शन बना दिया है कि आप उधर से शपथ लोगे और मुझे सुनाई देगा कि हाँ आप ये चीज करने वाले हो। तो शपथ लो मेरे साथ। सर सर, मैंने कहा हाँ हाँ सर, आज से हम सिर्फ समझेंगे नहीं, याद भी करेंगे। हम सिर्फ समझेंगे नहीं, याद भी करेंगे। और जब हम समझेंगे और याद करेंगे क्लास में, घर पे बैठ के आपने बस इस चीज को फिर रिवाइज करना है और रिकॉल करना है। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। प्लस ये रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स आ गए होंगे, ये हैं आपके इंटर ऑडिट के नोट्स। अगर आपके पास नोट्स नहीं आए हैं तो जल्दी आ जाएंगे। दिस इज द बुक। ऐसी आपको 4 किताबें मिलेंगी, ध्यान से सुनना, ऐसी आपको 4 किताबें मिलेंगी। कौन कौन बच्चा खुश है कि ऐसी 4 किताबें आने वाली है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कितने बच्चों को लगता है ऐसी 4 किताबें आएंगी? बताओ, फटाफट बताओ मुझे चैट बॉक्स में, हु थिंक्स कि ऐसी 4 किताबें आने वाली हैं? देखते कौन कौन बच्चा वेट कर रहा है ऐसी 4 किताबों की, फटाफट बताओ मुझे। ये आपकी फर्स्ट वॉल्यूम है। शालू कह रही है हाँ सर, मैं 4 किताबों की वेट कर रही हूं। ओ माय गॉड, बाकी बताओ, बाकियों को नहीं चाहिए क्या किताबें? बाकी लोग क्या करने वाले हैं? आकाश कह रहे नहीं सर, एक ही किताब होगी। सृष्टि कह रही है नो नो सर, 4 किताबें नहीं चाहिए हमको, हम परेशान हो चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं, हमको 4 किताबें नहीं चाहिए, वेटिंग 1 इज इनफ। पायल कह रही है 4 नहीं 2 होंगी। पायल क्या बोलूं मैं, ये सिर्फ एक ही किताब है, यही एक किताब है जो हम करने वाले हैं। दिस 1 इज इनफ। यही एक किताब आपके पास आएगी और यही एक किताब से आपका पूरा एकदम बढ़िया हो जाएगा सब मामला। इसी एक किताब को आपने रिवाइज और रिकॉल करना है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये प्यारा सा सरप्राइज भी हर चैप्टर के एंड में देते हुए चलूं, जिससे आपके ये रिवीजन का जो प्रोसेस है और फास्ट और फ्यूरियस हो जाए। प्लस देयर विल बी क्लास टेस्ट टू टेस्ट योर इवेल्युएशन कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं। सो दिस विल बी आवर अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, रिवाइजिंग एंड रिकॉलिंग, एंड देन वील हैव द टेस्ट। नाउ कम्स द पेपर पैटर्न, दैट इज कि सीए इंटर का जो ऑडिट का सब्जेक्ट है वो दिखता कैसा है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स का एमसीक्यू। ठीक है, 70 नंबर का वो पेपर होगा जिसपे आपको हाथ से लिखना होगा। एमसीक्यू हो गया जय माता दी ए, जय माता दी बी। बट यहां पे जय माता दी का आशीर्वाद तो होगा, बट हमको चीजें आती होंगी कि हमने क्या चीज मार्क करनी है। एंड दिस इज द गेम चेंजर, यही आपके लिए गेम चेंजर बनेगा। आज मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे मुझसे एक वादा करो। ओ हो, ये क्या हो गया? सारे बच्चे मैं चाहता हूं आज आप मेरे से एक वादा करें। सर क्या वादा करें, जल्दी से बताओ। तो आपने इसमें मेरे को एक वादा करना है कि 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू है उसमें आप कम से कम 20 नंबर तो लेके आएंगे ही आएंगे। सारे बच्चे आज मेरे से ये कमिटमेंट कर दो कि सर कुछ भी हो जाए, आईसीआई का मॉक टेस्ट लिखेंगे उसमें भी कम से कम 20 लाएंगे, पेपर लिखेंगे उसमें भी कम से कम 20 लाएंगे। ये 30 में से 20 तो लाने ही लाने हैं, चाहे कितना ही मुश्किल पेपर आ जाए। लाने को तो हम 30 भी ला सकते हैं, बट कुछ भी हो जाए हम 30 में से
20 तो लाएंगे ही लाएंगे, ये सारे बच्चों ने मेरे साथ कमिटमेंट करना है। एंड हाउ विल वी प्रिपेयर फॉर द एमसीक्यूज, दीज नोट्स आर इनफ, प्लस आईसीआई की जो बुकलेट है जिसमें आईसीआई ने ढेर सारे एमसीक्यूज दे रखे हैं, उनको अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करके चले तो एमसीक्यूज में हमारी नैया पार निकल सकती है। नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, अगेन 5 सवाल होंगे जो हमको करने हैं, 14 मार्क्स ईच, तो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव बन जाता है। उसमें भी कम से कम 40 का हमको टारगेट लेके चलना है। 40 और 20 यानी ऑडिट में हम 60 से कम की तो बात करेंगे ही नहीं। अगर आज आप मेरे साथ बैठे हो तो हम यहां पे 60 प्लस मार्क्स सिक्योर करने के लिए बैठे हैं। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। कम से कम 60 नंबर तो हमको ऑडिट में लाने ही लाने हैं, कम से कम हमको एग्जामिशन लाने ही वाले हैं। सर हमको तो 40 चाहिए, साइड वाली क्लास में चले जाओ। अगर कोई बच्चा यहाँ पे 40 के लिए बैठा है तो आई साहब साइड वाली क्लास थी, वो इस क्लास में नहीं आना था, आपने गलती से आ गए आप इस क्लास में। वो साइड वाली क्लास थी जिसमें 40 के लिए पढ़ाई हो रही है। यहां हम कम से कम 60 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, एग्जामिशन तो स्कोर करेंगे ही करेंगे, और क्या पता 70-80 नंबर भी आ जाएं। सो मेक श्योर व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग फॉर 60 प्लस एटीट्यूड। ठीक है सर, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कंपलसरी इन योर पेपर, और बाकी जो 5 क्वेश्चन है उसमें से आप 4 करेंगे। वो आप एक बार मॉक टेस्ट लिखेंगे तो वैसे भी आपको चीजें कई हद तक क्लियर हो जाएंगी। बट दिस इज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न, दिस इज विल बी व्हाट विल बी आवर अप्रोच, दिस वाज अबाउट मी। क्लास इंस्ट्रक्शंस आई होप सबको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए हो। एंड दैट्स ऑल, वेलकम टू द सीए इंटर ऑडिट बैच। एकदम खुशी खुशी मन लगा के पढ़ेंगे, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल लेट्स लर्न विद फन। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। क्या सारे बच्चे रेडी हैं? आर यू ऑल रेडी? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पे, यस सर वी आर रेडी। हाउ इज द जोश? बताओ फटाफट, सारे बच्चे बताओ मुझे क्या जोश है, क्या है, चल रहा है, कैसे चल रही है सारी चीजें, फटाफट लेट मी नो एंड देन वील बिगिन दिस बैच। जोश इज हाई सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। Now let's start with the chapter 1, that is the introduction to auditing. सर ये इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग से पहले ये तो बताओ ऑडिट होता क्या है और ऑडिट क्यों होता है? हमको तो आईसीआई ने एक पेपर दे दिया, बस 6th पेपर करके ऑडिट दे दिया, और फिर उसमें हमको परेशान भी कर रखा है। बट ये ऑडिट कर क्यों रहे हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज जो मैं आज आपको बात बता रहा हूं ना, वही बात आपने बस समझनी है। एक बार आप अपनी अहमियत समझ गए ना इस सब्जेक्ट की, उसके बाद कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑडिटिंग, व्हाई डू वी नीड टू ऑडिट। ऑडिट कई तरह के होते हैं। ऑडिट का मतलब है बेसिकली चेक करना, एंड यहां पे जो हम फोकस करेंगे वो करेंगे फाइनेंशियल ऑडिट, यानी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके चलेंगे। ये बात आपने समझ ली? हाँ सर हमने ये बात समझ ली कि यहां पे हमारा प्राइमरी फोकस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन अब आपसे है, मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी में क्या ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही हाथ में होती है या दे आर सेपरेटेड? सोच के बताना। यानी अगर आज मैंने रिलायंस के शेयर होल्ड कर रखे हैं, मैंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, मार्केट में ज्यादा महंगे नहीं आते, 2600 रुपए के आते, 3000 के बीच में आ जाते हैं, मैं जाके मार्केट से रिलायंस के शेयर खरीद के आ गया, क्या मैं रिलायंस को मैनेज भी कर रहा हूं? द आंसर इज नो, मैं रिलायंस को मैनेज नहीं कर रहा। There is a separation between the management and there is a separation between the owner. अब बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। As the owner of a company, मैं कंपनी में किस चीज में इंटरेस्टेड हूं? सर ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा धंधा है, मुझे धंधे से चाहिए प्रॉफिट। क्या मुझे धंधे से प्रॉफिट चाहिए? द आंसर इज यस। तो मैंने मैनेजमेंट को बोला, हे मैनेजमेंट मेरी बात सुनो, आप मेरे को किसी भी तरह प्रॉफिट्स कमा के दो, आप मेरे को इस बिजनेस से किसी भी तरह प्रॉफिट्स कमा के दो। मैं एज अ ओनर मैंने मैनेजमेंट को बोल दिया कि मुझे आप प्रॉफिट कमा के दो। समझ आ गई बात? मैनेजमेंट आ गई। अब मुझे बता प्रॉफिट्स कैसे देखेंगे, एक कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में कैसे पता चलेगा? कोई बताना चाहेगा? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पे। अगर मुझे किसी कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में जानना है, हाउ विल आई गेट टू नो अबाउट द प्रॉफिट्स ऑफ दैट कंपनी? फटाफट बताओ, हाउ विल आई गेट टू नो अबाउट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी? फटाफट बताना। क्या देखेंगे जिससे पता चल जाए कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ? ऋषभ ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरी वेरी गुड। हमने देखे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मैंने देख लिया पीएनएल अकाउंट, वेरी गुड। शालू ने एकदम एग्जैक्ट बताया सर पीएनएल अकाउंट देखेंगे, मैंने कहा बहुत बढ़िया, शानदार। अब मैंने मैनेजमेंट को बोला पीएनएल अकाउंट दिखाओ, मैनेजमेंट ने कहा सर, मैंने कहा हाँ
सर हमने इस बार किया है इतना सारा प्रॉफिट, मैं खुश हो गया। मैंने कहा इतना सारा प्रॉफिट किया है, लो थोड़ी कमीशन तुम भी रखो। तुम भी क्या याद रखोगे, एक शुभम केसवानी नाम का दिलदार बंदा आया था, उसने मुझे प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन दी। मैंने कहा उसके प्रॉफिट, जो तूने मुझे प्रॉफिट कमा के दिया है, थोड़ी कमीशन आप भी रख लो मैनेजमेंट। तो मैंने मैनेजमेंट को कमीशन दे दी। अगले साल फिर मैनेजमेंट आ गई, कहते शुभम जी। मैंने कहा हाँ हमको ना इस बार फिर से प्रॉफिट हुआ है। मैंने कहा वाह, लो थोड़ी कमीशन और रख लो। 2 दिन बाद मुझे पता चलता है मैनेजमेंट ना मुझे बेवकूफ बना रही है। ये जो अपने प्रॉफिट्स है इनको इन्फ्लेट कर रही है, ये अपने रेवेन्यू गलत दिखा रही है, एक्सपेंसेस कम दिखा रही है। मेरा मैनेजमेंट पे से विश्वास उठ गया, मेरा मैनेजमेंट पे से विश्वास उठ गया। अब एक बात बताओ, क्या मैं जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद चेक करूं या किसी बंदे को काम पे लगा दूं? सोच के बताना, क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद चेक करूं या किसी बंदे को काम पे लगा दूं? अरे सर आप तो हमको पढ़ाओगे ना, आप तो हमको पढ़ाओगे, हमने आपको फीस दी है। आप ऐसा करो, एक बंदे को काम पे लगाओ, बंदा हो या टीम हो हमको फर्क नहीं पड़ता, पर आप किसी को इस काम पे लगाओ, वो आपके बिहाफ पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा। क्या ये बात समझ आई? क्या हर शेयर होल्डर इंडिविजुअली जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा? द आंसर इज नो, पॉसिबल ही नहीं है। तो शेयर होल्डर्स ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रही है, वो एकदम सही है, उस चीज के लिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया? ऑडिटर को अपॉइंट किया। यहां ऑडिटर का जन्म हुआ, यहां ऑडिटर की नीड आई कि हमको चाहिए कोई पर्सन जो हमारे लिए उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे। सो व्हाट इज द फाइनेंशियल ऑडिट? आओ एक बार ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने इस पेपर में समझनी है वो है फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है। सो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर एग्जामिनेशन तो समझ आया कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे, एग्जामिनेशन समझ आया, बट ये इंडिपेंडेंट वर्ड यहां पे क्यों लिखा है? व्हाई हैव दे रिटन इंडिपेंडेंट हियर? किससे इंडिपेंडेंट होना जरूरी है ऑडिटर को? कोई बता सकता है? क्या कोई बता सकता है चैट बॉक्स में किससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑडिटर को? सोचो, समझाओ। हु शुड द ऑडिटर बी इंडिपेंडेंट ऑफ? फ्रीडम किससे चाहिए? सोचो, बताओ। मुस्कान ने कहा मैनेजमेंट। क्या बात है मुस्कान। कुर्की ने भी कहा मैनेजमेंट, जानवी ने भी कहा कंपनी से। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम, ऑडिट है ही इतना आसान। अगर एक ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ होगा, अगर एक ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ होगा, तो क्या ऑडिटर उसके इन्फ्लुएंस में आके काम करेगा या फ्रीडम से काम करेगा? द आंसर इज उसके इन्फ्लुएंस में आके काम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं एज एन ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ हूं, तो मैं कभी भी अपना ऑडिट एक फ्री माइंड से नहीं कर पाऊंगा। मेरा जो जजमेंट होगा, मेरा जो ओपिनियन होगा, वो हमेशा बायस्ड होगा। तो जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे जजमेंट में बायसनेस नहीं है, मैं एकदम खुले दिमाग से फ्रीडम के साथ ऑडिट कर रहा हूं, आई नीड टू बी अ डिपेंडेंट ऑडिटर। The answer is wrong. I need to be a independent auditor. So audit is an examination. The answer is no. Audit is an independent examination. अब बोलो किसकी एग्जामिनेशन? अब आपके मन में आना चाहिए सवाल, सर किसकी एग्जामिनेशन? अभी तो बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो यहां पे इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह लिख दिया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें हर तरह की मोटा माटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी कवर हो जाती है। सो इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आप बोलोगे मेरे साथ, व्हाट इज एन ऑडिट? सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैंने कहा किसकी एग्जामिनेशन? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझ आई बात? हाँ सर। अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी है? बंटी, बबलू, चिंटू, मिंटू, किसकी इंफॉर्मेशन है? सर एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन है। फिर से बताओ किसकी इंफॉर्मेशन है? ये एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन है। तो आपने पहले बोला व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैंने कहा किसकी एग्जामिनेशन? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? फिर से लिखो, फिर से सारे बच्चे लिखेंगे किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ये है एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब एक बात बताओ, फर्क पड़ता है क्या कि ये एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है? क्या एनजीओ का ऑडिट नहीं होता? क्या एनजीओ का ऑडिट नहीं होता? द आंसर इज यस, होता है। तो फर्क नहीं पड़ता ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है।
फर्क नहीं पड़ता इसका साइज क्या है, फर्क नहीं पड़ता इसका लीगल फॉर्म क्या है। सर लीगल फॉर्म का क्या मतलब है? ये कंपनी भी हो सकती है, ये एलएलपी भी हो सकती है, ये फर्म भी हो सकती है, ये सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। बट एक एंटिटी जरूर है, बट एक एंटिटी जरूर है। तो व्हाट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट? सर फाइनेंशियल ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसकी एग्जामिनेशन? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ द एंटिटी। उसके बाद की कहानी जल्दी से बोल दो, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। एंड हम क्यों कर रहे हैं ये एग्जामिनेशन? अब जवाब तो दो, क्यों करिए ये एग्जामिनेशन? जल्दी से सारे बच्चे बताओ क्यों हो रहा है ऑडिट, फटाफट बताओ सारे बच्चे, फटाफट मुझे बताएं ऑडिट हम क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको इसका आंसर पहले ही दे दिया है, बट आई वांट टू लिसन इट फ्रॉम यू। आप मुझे इसका रीजन बताओ, क्यों कर रहे हैं हम ऑडिट, काहे काहे ऑडिट हो रहा है, जल्दी से बताओ किसके लिए कर रहे हैं ऑडिट। फटाफट बताओ मुझे, वाई आर वी डूइंग द ऑडिट? हम ऑडिट कर क्यों रहे हैं? ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी आपको। सर हम ऑडिट कर रहे हैं फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। मिंकल ने कहा सर टू डिटेक्ट फ्रॉड, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, टू जज द फाइनेंशियल। मैं एक बात बताऊं, मैंने तो बस आपको ये कहा था ना कि शेयर होल्डर्स ने हमको काम पे लगाया है ये देखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि नहीं। मैंने तो आपको इसके अलावा कुछ बताया ही नहीं। ना मैंने आपको बोला कि फ्रॉड देखना है, ना मैंने आपको बोला कि ओपिनियन देना है, मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा बस शेयर होल्डर ने हमको काम पे लगाया है ये चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। तो जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए, द आंसर इज यस, चेक करने के लिए तो लगाया है, बट हम उनको कैसे बताएंगे? शेयर होल्डर को हम कैसे बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं? हम उनको अपना ओपिनियन देंगे। तो जो बच्चे ओपिनियन कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। हम ये एग्जामिनेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके, ताकि हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल ऑडिट। तो अगर कल को कोई राह चलता इंसान आपसे पूछ ले व्हाट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट, तो उसको बोल देना इट इज एन एग्जामिनेशन। ना 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 ना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी? ऑफ द एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of the size and legal form, where such examination is done to express an opinion thereon। हम क्यों कर रहे हैं एग्जामिनेशन? ताकि हम अपना ओपिनियन दे सके। मैंने कहा किसको देना है ओपिनियन? मेजरली हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स, और भी कई सारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, हम उनकी बात अभी नहीं कर रहे, बट मेजरली ये जो हम अपना काम कर रहे हैं ये हम शेयर होल्डर्स के लिए कर रहे हैं। सारे बच्चे बताओ क्या व्हाट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट क्लियर है, हाँ या ना? Is this point clear? Independent examination of the financial information of the entity। उसके बाद की लाइन जल्दी से बोलो, whether profit oriented or not, irrespective of size and legal form। and क्यों करी हमने एग्जामिनेशन? To express an opinion thereon, to express an opinion thereon। हमको ओपिनियन देना है शेयर होल्डर्स को। सच्ची सच्ची बताना क्या फाइनेंशियल ऑडिट क्लियर है, हाँ या ना? ऑल क्लियर? डन डना डन डन? जल्दी से बताइए हाँ या ना। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात करते हैं सर एक मजेदार ऐसे की जिसका नाम है ऐसे 200। फटाफट एक बहुत ही प्यारे ऐसे की बात करते हैं, और इस ऐसे का हम नाम भी आज एकदम शानदार तरीके से याद करेंगे। आ जाओ मेरे साथ, अपनी नोटबुक्स निकालो। सारे बच्चे इस ऐसे का नाम लिखेंगे मेरे साथ, ऐसे 200। सारे बच्चे मेरे साथ लिखो ऐसे 200। overall objectives of independent auditor जल्दी से लिखो। सबने लिख लिया ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर? यस सर, हमने लिख लिया ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इसके आगे एक और चीज है वो मैं अभी लिखवाऊंगा, पहले यहां तक करते हैं। सर ऐसे 200 है हमारे सारे एसेज का स्टार्टिंग पॉइंट। सर ये ऐसे होता क्या है? सबसे पहले तो तुम्हारा ये सवाल तो आना चाहिए मेरे पास, किसी ने पूछा नहीं तो मैं ही पूछ लेता हूं। ऐसे का मतलब है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ओ
तो आज तक आप क्या पढ़ रहे थे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यही मतलब था कि अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, वो उसकी गाइडेंस देते थे। अब बताओ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का क्या मतलब है? सर ये भी स्टैंडर्ड गाइडेंस देते हैं कि ऑडिट कैसे होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते थे कि अकाउंट्स कैसे बनेंगे, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बताते ऑडिट कैसे होगा। बस इतनी सी बात आपने समझनी है। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर ये बात समझ आई। अब ऐसे 200 है इन सबका देवता, ऐसे 200 है इन सबका देवता जो हमको बताता है कि ऑडिटर चाहता क्या है। एक ऑडिटर चाहता क्या है? तो ये बात हम सबको पता है कि उसको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ऑडिट उसको तो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। बट ये ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए उसको क्या करना है ये हमको ऐसे 200 बताता है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, सर हमको ये याद कैसे रहेगा? दिक्कत तो याद करने में आती है ना। तो मैंने बोला ये बताओ ये 0 है या OO है? सारे बच्चे बताओ ऐसे 200 में ये 0 है या OO है? सर आप जैसा बोलोगे हम वैसा मान लेंगे। ये 0 नहीं ये OO है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। जल्दी से बोलो सारे बच्चे, 2 ये 200 नहीं है। किसने बोला तुमको 200 है? ये 2 है। सारे बच्चे बोलो 2 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो ऑडिटर तो ऐसा वैसा होगा ही नहीं, हमको पता चल गया ये ऑडिटर कैसा है। सर ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, अब हमको पता चल गया स्टार्टिंग ऐसी होगी ओ यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। हमको पता चल गया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना। बट देंगे कैसे? देंगे कैसे? जब हम कंडक्ट करेंगे ऑडिट, जब हम कंडक्ट करेंगे ऑडिट, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी जब हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करेंगे तभी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। यही ऐसे 200 का पूरा नाम है। सारे बच्चे मेरे साथ इस नाम को दोहराएंगे। ऐसे 200 नहीं सर ये 2OO है। OO का क्या मतलब है? सारे बच्चे मेरे साथ दोहराओ, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, अगेन नॉट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इसको हम शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं उया कासा। सर उया का क्या मतलब है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सो ये हो गया उया एंड ये हो गया कासा। सर कासा का क्या मतलब है? कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। सो उया कासा एंड स्टार्टिंग में आपको पता चल गया OO का क्या मतलब है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दिस इज योर ऐसे 200। क्या इसका नाम सारे बच्चों को याद हो गया? जल्दी से बताओ चैट में यस और नो। क्या ये नाम आपने एकदम शानदार तरीके से कर लिया है? एक बार इस नाम को फटाफट दोहरा लो, फटाफट दोहराओ और मुझे कंफर्म करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आओ जल्दी से नोट्स पे देखते हैं क्या लिखा है। ऐसे 200 अगेन OO ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, हमको समझ आ गया ऑडिटर इंडिपेंडेंट क्यों है। एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तभी अचीव होंगे जब हम ऑडिट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करेंगे। सर हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? सबको पता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? अपना ओपिनियन देना। अब ये ओपिनियन देने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? सर मुझे चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस। किस चीज को लेके? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ओ माय गॉड सर आप तो काफी तड़कती भड़कती बातें कर गए 2 लाइनों में। मैंने कहा हाँ कर तो दी है, अब देखते हैं क्या मतलब है। ये रीजनेबल अश्योरेंस क्या बला है? ये रीजनेबल अश्योरेंस क्या बला है? तो आप मुझे बताओ, आप ऑडिट करने गए रिलायंस लिमिटेड का, क्या रिलायंस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आप गारंटी दे सकते हो सब कुछ सही है, या आप बोल सकते हो मोटा माटी सब कुछ ठीक है? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताना लॉजिकली, क्या आप एज एन ऑडिटर गारंटी दे दोगे क्या कि यार आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम चकाचक 100% राइट है, या आप बोलोगे मोटा माटी ठीक है?
मोटा माटी ठीक है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं है। सच्ची सच्ची बताना, व्हाट साउंड्स मोर लॉजिकल टू यू? बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड, बच्चे लिख रहे हैं मोटा माटी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो मोटा माटी, मोटा माटी, बहुत बढ़िया। मोटा माटी लिखे ना, गारंटी नहीं दे सकते, मोटा माटी, बहुत बढ़िया। ये रीजनेबल अश्योरेंस ना, हम हिंदी में बोलते हैं मोटा माटी, इंग्लिश वाले बोलते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। तो रीजनेबल अश्योरेंस का क्या मतलब है? आओ मैं आपको दिखाता हूं। रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस, यहां पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको फटाफट एक बार बताता हूं रीजनेबल अश्योरेंस का क्या मतलब है। सारे बच्चे एक बार लिखो मेरे साथ, रीजनेबल अश्योरेंस का क्या मतलब है। रीजनेबल अश्योरेंस लिखो, फटाफट फटाफट लिखो। रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। सारे बच्चे फटाफट इस चीज को लिखो। ये एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। जल्दी से बताओ, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस का क्या मतलब हो गया? ये भाई साहब हो गई आपकी गारंटी। क्या हम एज एन ऑडिटर गारंटी दे सकते हैं? द आंसर इज नो। हम एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दे सकते हैं, मोटा माटी बता सकते हैं कि सही है, बट हम गारंटी नहीं दे सकते, हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे सकते कि ये सब कुछ एकदम चकाचक है। सो एज एन ऑडिटर I can always give a reasonable assurance but not an absolute level of assurance. I can give a high level of assurance but not an absolute level of assurance. तो इस बात को प्लीज ध्यान में रखना, that reasonable assurance is a high level of assurance but not an absolute assurance. क्या ये बात समझ आई? हाँ सर समझ आई। तो हमको क्या चाहिए? reasonable assurance चाहिए that the financial statements as a whole। जल्दी से बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नोट्स टू अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं या नहीं बनते? मेरे को यार ये भी थोड़ा ना जज करना पड़ेगा, क्या क्या है तुम्हारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जल्दी से बताओ, क्या नोट्स टू अकाउंट्स जो अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में लिखा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, आर दे अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेपरेट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फटाफट बताना, देखते हैं कौन कौन कितना कितना समझदार है। प्रसूक ने कहा सर होते हैं। अच्छा प्रसूक, तुमको किसने बोला होते हैं? पीयूष ने कहा बनते हैं सर। ऋषभ ने भी कहा यस। सारे नालायक मेरी क्लास में ही आ गए हैं। मुस्कान ने भी कहा यस, सृष्टि ने कहा यस, शालू ने कहा यस, मिंकल ने कहा यस, पायल। अरे भाई साहब सब कह रहे पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कह रहे होंगे। क्या किसने सिखाया तुमको अकाउंट्स? किसने सिखाया तुमको अकाउंट्स? कोई भी समझदार बच्चा नहीं आया, कोई भी समझदार बच्चा नहीं आया जो बोले कि नहीं सर ये तो अलग होते हैं। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स कब से हो गए? सारे लिख रहे होंगे होंगे सर, कोई भी नहीं है, कोई तो हो। अरे पक्का डन, लॉक कर दिया जाए? हाँ सर इसको आप लॉक कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट्स टू अकाउंट्स आर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू ऑल आर राइट। ठीक है, मैंने कोशिश करी फंसाने की, बट तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे आ गए हो मेरे को लग रहा है बैच में। कोई सारे बच्चे कह रहे हैं सर दे विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, यानी हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब आपको इस चीज का मतलब समझना जरूरी है। मटीरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है? जल्दी से बताओ सर हमको। तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब समझना, ये दो शब्द हैं, मटीरियल और मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट को अगर मैं आपको देसी भाषा में बोलूं, इट इज बेसिकली गलती। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई गलती है तो उसको हम बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। सर गलती को तो इंग्लिश में मिस्टेक बोलते हैं। आधे बच्चों ने तो बोला मुझे गलती को तो इंग्लिश में मिस्टेक बोलते हैं। अरे यार इंग्लिश में बोलते होंगे, बट ऑडिट की भाषा में इसको मिसस्टेटमेंट ही बोला जाता है। और हमको गलती से डर नहीं लगता। ध्यान से समझना ये डायलॉग। ये डायलॉग अगर तुमको आज समझ आ गया, अगर ये डायलॉग आज समझ आ गया, तुम्हारी ऑडिट की नैया पार है। गलती से डर नहीं लगता साहेब। किससे लगता है फिर? मटीरियल मिसस्टेटमेंट से लगता है। यानी हमको मिसस्टेटमेंट से डर नहीं लगता, हमको मटीरियल मिसस्टेटमेंट से लगता है। मटीरियल मिसस्टेटमेंट यानी बहुत बड़ी गलती। सर कितनी बड़ी गलती?
अ गलती विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आपने मटीरियलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है? क्या आपने मटीरियलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है? हाँ सर, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में ना एकदम याद करी थी कि एन अमाउंट इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ ए इन्फॉर्म्ड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आपको डेफिनेशन याद आ रही है? आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में पढ़ी थी? जल्दी से बताओ, क्या आपको एक बात याद आ रही है? हाँ सर, हमको ये बात याद आ रही है, मटीरियलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी AS 1 में। तो ऐसी गलती जो इन्फ्लुएंस कर दे डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस गलती को बोलते हैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो हमारे को किस चीज के रिगार्डिंग रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है? हमको इस चीज के रिगार्डिंग रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, यानी उनमें कोई भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी गलती नहीं है जो यूजर्स का डिसीजन अफेक्ट कर दे। सर थोड़ा सा एग्जांपल देके बताओ तो मैं आपको ना एक इंसाइट देने की कोशिश करता हूं, आप बताना आपको ये बात जमी कि नहीं जमी। एक कंपनी है जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट करने जा रहा था, एक कंपनी है जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट करने जा रहा था और मुझे पता था इसका जो रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ रुपीस है। ओ सर, ये तो काफी भारी कंपनी लग रही है। ध्यान से सुनना, मेरे को आपसे जवाब चाहिए इस चीज के ऊपर। एक कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्ट करने जा रहा था, उसका 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था। कल जाके मुझे पता चला दैट द एक्चुअल रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी, एक्चुअल रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी इज नॉट 1000 करोड़। तो सर कितना है? इट इज ओनली 9999 करोड़। ओ माय गॉड, क्या मेरे डिसीजन पे फर्क पड़ेगा? जल्दी से बताओ हाँ या ना। विल माय डिसीजन बी अफेक्टेड, यस और नो? जल्दी से बताओ, क्या मेरे डिसीजन पे फर्क पड़ेगा? 1 करोड़ की गलती, 1 करोड़ की गलती, 1 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्या मेरे डिसीजन पे फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। मेरे डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो छोटी मोटी गलती है। 1000 करोड़ के सामने 1 करोड़ तो बड़ी ही छोटी गलती है। क्या ये मटीरियल है? द आंसर इज नो, ये बिल्कुल मटीरियल नहीं है। नाउ लेट्स टेक द सेकंड केस। सेकंड केस लिखा देते हैं सर। सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस कहता है 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो एक्चुअल में 1000 करोड़ नहीं है। एक्चुअल में जो ये रेवेन्यू है, लेट्स से ये है 600 करोड़। क्या अब मेरे डिसीजन पे फर्क पड़ेगा? यस और नो? जल्दी से बताना। विल माई डिसीजन बी अफेक्टेड इन दिस केस? क्या मेरे डिसीजन पे अफेक्ट पड़ेगा? 1000 करोड़ का रेवेन्यू 600 करोड़ का निकला। सबने कहा यस सर फर्क पड़ेगा। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। एंड सारे बच्चे अब मुझे कमिटमेंट करेंगे। सर क्या कमिटमेंट करेंगे? मिसस्टेटमेंट से डर नहीं लगता साहब, मटीरियल मिसस्टेटमेंट से लगता है। तो हम चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती ना हो या बहुत बड़ी गलती ना हो। सर बहुत बड़ी गलती ना हो, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, अ मिसस्टेटमेंट which can affect the decision of the users of the financial statement। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर, हमको ये बात एकदम बढ़िया तरीके से समझ आई। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ले ली रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज को लेके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अब ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट किस वजह से हो सकती थी? या तो ये फ्रॉड की वजह से हो सकती थी या एरर की वजह से। फर्क क्या है दोनों में? आप बताओ। गलती के दो कारण क्या हो सकते हैं? या तो मैंने गलती जानबूझ के करी है या गलती से हो गई। ऐसा ही होता है, ये भी यही बात लिखी है। ये हो गई गलती वाली गलती की गलती से हो गया। ये हो गई सोची समझी चाल। सारे बच्चे बताओ क्या हो गई? ये हो गई सोची समझी चाल, यानी दिस इज इंटेंशनल। कई बार बोलते हैं ना, तूने ये गलती जानबूझ के करी है। भाई साहब, आप इनडायरेक्टली सामने बंदे को फ्रॉड बोल रहे हो। सोच समझ के बोलना अगली बार कि तूने ये गलती जानबूझ के करी है। जानबूझ के करे जाने वाली गलती को क्या बोलते हैं? सर उसको फ्रॉड बोलते हैं। सो मिस स्टेटमेंट्स कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर। एंड जब हमको रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई तो फिर हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। सर किस चीज को लेके ओपिनियन? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स। सारे बच्चे बताओ मटीरियल रिस्पेक्ट क्यों बोला? क्योंकि हमको मटेरियल चीजों से ही फर्क पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल FRF। मुझे एक बात बताओ,
आपने तो सर कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, मैंने कहा हाँ, यहां तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, यहां तो हम ये ओपिनियन दे रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से बने। पहले तो ये बताओ एफआरएफ क्या होता है? एफआरएफ का मतलब होता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या आपने शेड्यूल 3 का नाम सुना है? द आंसर इज यस सर, हमने शेड्यूल 3 का नाम सुना है। तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हो? शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते हो। अगर मैं बोलूं आपने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक लगाए, आपने शेड्यूल 3 को ठीक से फॉलो किया, और आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाए, क्या मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पे अगर आपको ये बात समझ आई। मैंने आपको बोला एक तरफ मैं डायरेक्टली कह रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं, क्या मैं इनडायरेक्टली ये नहीं कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, व्हाट डू यू फील? क्या ये फील आ रही है? इनडायरेक्टली मैंने यही तो कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं। आपने जो शाही पनीर बनाया वो आपने कुकरी बुक के हिसाब से बनाया। अगर आपने डायरेक्टली कुकरी बुक के हिसाब से बना दिया तो मैं इनडायरेक्टली यही तो कह रहा हूं शाही पनीर अच्छा बना है। आपने बिल्कुल कुकरी बुक के हिसाब से बनाया तो बढ़िया ही बनाया है। तो यही बात आपने देनी है, आपने यही ओपिनियन देना है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। हमको क्या चाहिए सर? रीजनेबल अश्योरेंस। किस चीज को लेके? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, ताकि हम ओपिनियन दे सकें दैट दे हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरा काम हमको क्या करना है? पहले तो रीजनेबल अश्योरेंस ले ली और हमने अपना ओपिनियन बना दिया। अब इस ओपिनियन का क्या करें सारे बच्चे मुझे बताओ? इस ओपिनियन का हमको क्या करना है? ये जो हमने ओपिनियन बना लिया, क्या ये ओपिनियन हम अपनी जेब में लेके घर चले जाएं? आंसर इज नो, हम ये चीज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे ओपिनियन का? सर हम इसको रिपोर्ट करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम इसको रिपोर्ट करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एज पर द ऑडिट फाइंडिंग। हमको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, हमको ऑडिट रिपोर्ट देनी है। तो दो चीजें हो गई। पहली ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? अपना ओपिनियन बनाना, और ओपिनियन के बाद अपनी रिपोर्ट इशू करना। सारे बच्चे बताओ ओपिनियन बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए जल्दी बताओ? व्हाट डू यू नीड फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन? सर हमको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। किस चीज को लेके? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ताकि हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें दैट दे हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। और एक बार हमारा ओपिनियन प्रिपेयर हो गया, एक बार हमारा ओपिनियन प्रिपेयर हो गया, फिर हम अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और कम्युनिकेट करके चल सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? जयश्री ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सर रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए। फटाफट बताओ हां या ना। क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्लियर है? सर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। उया कासा का क्या मतलब है? कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। प्लस हमको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको क्या चाहिए? एब्सोल्यूट अश्योरेंस या रीजनेबल अश्योरेंस? सर हमको रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए। फिर से बोलो मेरे साथ, ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। किस चीज को लेके? बोलो 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 बोलो। दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब इससे क्या होगा यार? हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्या होगा इससे? हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएंगे दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। हम बोल देंगे कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, एंड एक बार हमारा ओपिनियन रेडी हो गया, हम अपनी रिपोर्ट इशू करके चले जाएंगे। तो पहले तो अपना ओपिनियन बनाओ, फिर अपनी रिपोर्ट इशू करो। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जल्दी से बताओ क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी क्लियर है? 2 मिनट ले लो, क्विकली गो थ्रू दिस पॉइंट एंड लेट मी नो क्या ये पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना? फटाफट गो थ्रू दिस। क्विकली गो थ्रू इट। और एक बार अभी रिकॉल करके भी देख लो, आंखें बंद करके एक बार रिकॉल कर लो फटाफट। आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्विकली गो थ्रू इट।
जैसे ही आप याद कर लो, एक बार रिकॉल कर लो, मुझे चैट बॉक्स में लिख देना डन 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 डन, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर यू। बहुत बढ़िया, शानदार, सब बच्चों ने लिखा सर डन 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 डन, बहुत बढ़िया। सो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन वन ऑफ योर रीसेंट आरटीपी आल्सो। तो ये पेपर में भी आ सकता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, उसको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए किस चीज को लेके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, हमको फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, ताकि हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हिसाब से बने, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जब हमारे पास ओपिनियन आ गया, हम अपनी जेब में रख के घर नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, रिपोर्ट इशू करेंगे। इस पॉइंट को आप अभी के लिए छोड़ सकते हो, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, फटाफट आ जाओ। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस। सर ये दोज चार्ज विद गवर्नेंस का क्या मतलब है? ये एंटिटी के बड़े लोग हैं। कौन है ये? एंटिटी के बड़े लोग, इनके बारे में अभी हम जानेंगे। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है, किस चीज के लिए? फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, एंड वो एक्सेप्टेबल है इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द एंटिटी एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हो, क्या जो एनजीओ होते हैं वो भी पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं? द आंसर इज नो सर, वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओ, वो बनाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ओ, तो ये जो एंटिटी होती है ना, उसके हिसाब से हम देखते हैं कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही रहेगा। बट यही अगर कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है तो वो ये सब चीजें नहीं बनाएगी। ये सिर्फ एनजीओ के लिए होते हैं, प्रॉफिट रिलेटेड एंटिटीज के लिए, जो प्रॉफिट वाली कंपनीज होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कंपनीज क्या फॉलो करती है, वो शेड्यूल 3 फॉलो करती है, तो उसी को आप अपना एफआरएफ मान के चलो। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर ये समझ आई। एफआरएफ में भी दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं। क्या क्या फ्रेमवर्क होते हैं? एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। क्या मैं आपसे सवाल करूं, बिना पढ़ाए मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे बताना कौन सा फ्रेमवर्क क्या होगा। एक फ्रेमवर्क है वो कहता है शेड्यूल 3 को ब्लाइंडली फॉलो करो। वो कहता है शेड्यूल 3 को ब्लाइंडली फॉलो करो, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ डिलीट करने की जरूरत नहीं है, हमको फेयर प्रेजेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शेड्यूल 3 को ब्लाइंडली फॉलो करो। कौन सा फ्रेमवर्क होगा? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क या कंप्लायंस फ्रेमवर्क? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एक फ्रेमवर्क कहता है शेड्यूल 3 को ब्लाइंडली फॉलो करो, ना कुछ ऐड करने की जरूरत है, ना कुछ रिड्यूस करने की जरूरत है, हमको फेयर प्रेजेंटेशन से फर्क नहीं पड़ता, हम बस चाहते हैं आप शेड्यूल 3 से कंप्लाई करो। मिंकल, सृष्टि, ऋषभ, शालू, वेरी वेरी गुड, सबने एकदम सही जवाब दिया, कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। तो सर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या कहता है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहता है शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है, करो फॉलो। अगर आपके ऊपर शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है तो फॉलो करो, बट ध्यान से सुनना, अगर आपको लगता है फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, यानी यूजर को अच्छे से समझाने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही थी, अगर आपको कुछ चीजें ऐड करने का मन करता है या कुछ चीजें डिलीट करने का मन करता है, तो आप भी वो चीजें भी कर सकते हो। सो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहता है कि आप कंप्लाई तो करो, आप कंप्लाई तो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साथ ही साथ एंड वो एक्नॉलेज करता है कि टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फेयर प्रेजेंटेशन के लिए कई बार इट मे बी नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स इन द नोट्स टू अकाउंट्स बियॉन्ड दोज रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क, यानी आप एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी देके चल सकते हो। सर क्या डिलीशन भी कर सकते हैं? आप बताओ, डिलीशन कोई फ्रेमवर्क हर सर्कमस्टेंस में अलाउ करेगा या एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस? सोच के बताना, आप बस जवाब देना, चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं, मैं सुन लूंगा। अगर कोई फ्रेमवर्क डिलीशन के लिए अलाउ कर रहा है, यानी रिड्यूस कर रहा है डिस्क्लोजर्स, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में करेगा या ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस? एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। एडिशनल तो हमेशा अलाउ कर देगा, बट जब बात आएगी डिलीशन की, वो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में होगा। सो एक्नॉलेजेस एक्सप्लिसिटली that it may be necessary for the management to depart
यानी टू रिड्यूस द डिस्क्लोजर्स, टू डिपार्ट फ्रॉम अ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन, सच डिपार्चर्स यानी ये जो नॉन डिस्क्लोजर्स हैं, these are expected to be necessary in extremely rare circumstance, यानी नॉन डिस्क्लोजर रोज रोज नहीं चलेगा, ये चीज आपकी सिर्फ एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस में होनी चाहिए, रोज रोज की आपकी कहानी नहीं बननी चाहिए। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मतलब मैं कह सकता हूं, इट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द फ्रेमवर्क एंड acknowledges that sometimes it may be necessary to give additional disclosures to achieve fair presentation and sometimes it will be necessary to depart, फिर से ये वर्ड यूज करो मेरे साथ, to depart from the requirements of financial reporting framework। कब होगा डिपार्ट करने की रिक्वायरमेंट? only and only in extremely rare circumstances। क्या extremely rare circumstances यहां पे लिखा है? the answer is no, क्योंकि जब भी एडिशनल की बात आएगी तो एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपार्चर के केस में है कि एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस की बात की जाती है। सारे बच्चे बताओ क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट समझ आया? कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या कहता है? आप कंप्लाई करो विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क एंड does not contain acknowledgement of 1 and 2। इसको फेयर प्रेजेंटेशन से फर्क नहीं करता, कहता है चुपचाप कंप्लाई करो, ना ऐड करना है ना डिलीट करना है, दिमाग मत खराब करो, कंप्लाई करो और आगे बढ़ो। सच्ची सच्ची बताओ क्या फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क समझ आया? इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? क्विकली लेट मी नो। ये ना बहुत बार यूज होगा। पॉइंट क्या है? ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक ऐसा टर्म है, ये बहुत बार यूज होगा। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एक ऐसा टर्म है जो बहुत बार यूज होगा। कंप्लायंस फ्रेमवर्क एक ऐसा टर्म है जो बहुत बार यूज होगा। तो यहां आपके जो बेसिक्स है ना वो एकदम स्ट्रांग बन जाएंगे एंड आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी जहां भी हम फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे। और इस सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी दे रखी है। ओ माय गॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? सर बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, यही बात लिखी है। नहीं नहीं सर यहां पे ये बात लिखी नहीं है। क्या आप मेरे साथ ये शर्त लगाओगे? यही बात लिखी है। बैलेंस शीट लिखा है बट इनडायरेक्टली लिखा है। दिखाऊं कैसे लिखा है बैलेंस शीट? मुझे बताओ, व्हाट डज द बैलेंस शीट शो? इट शोज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, राइट, और द लाइबिलिटीज विच आर द ऑब्लिगेशंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, यही बात लिखी है। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन यानी फॉर्मेट में बना हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी चीजें आती हैं? जो बीत गई, जो सेल्स हो गई या जो सेल्स होने वाली हैं? जो सेल्स हो गई। तो इट इज अ फॉर्मेटेड और स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स। ओ माय गॉड, जहां सर आप हमको फंसा रहे थे वहीं पे ये बात आ गई। इसमें नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं। क्या कम्युनिकेट करते हैं? एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस एट अ पॉइंट इन टाइम। किसकी बात हो रही है? आईसीआई बोल रहा है इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन एट पॉइंट इन टाइम। हम क्या समझे? भाई साहब ये बात कर रहा है बैलेंस शीट की। किसकी बात कर रहा है? सर ये बात कर रहा है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट ही तो है जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाती है एट अ पॉइंट इन टाइम। सर पीएनएल के बारे में तो नहीं लिखा? अरे लिखा है, चेंजेस देयर इन। चेंजेस देयर इन यानी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ गया, लॉस हुआ तो कैपिटल कम हो गया। सो चेंजेस देयर इन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे? मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ सर आपने मिस स्टेटमेंट भी हमको समझाया था। समझाया था नहीं समझाया था? समझाया था। क्या बोला था मैंने? मिस स्टेटमेंट क्या होती है? गलती। हमको किससे डर लगता है, मिस स्टेटमेंट से या मटेरियल मिस स्टेटमेंट से? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पे, सारे बच्चे बताओ चैट बॉक्स पे। तो मुझे तुमसे जानना है, मुझे तुमसे जानना है मिस स्टेटमेंट कौन सी से डर लगता है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट से या फिर मिस स्टेटमेंट से? किससे डर लगता है? फटाफट बताओ। अब तुम बोल रहे हो ऑडिट की भाषा। अब तुम बोल रहे हो ऑडिट की भाषा। सर मटेरियल मिस स्टेटमेंट से डर लगता है, मिस स्टेटमेंट से नहीं। अरे मटेरियल का तो हमको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने हैं। क्या ये बात सही है? द आंसर इज यस, ये बात सही है। अगर मैं बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ नहीं बने हैं, क्या लगता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है? क्या लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है? जल्दी से बताओ। हाँ सर ये लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है।
हम गलती को क्या बोलते हैं सर? मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी यही है, मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी यही है, जहां हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। ध्यान से समझना, ये कीवर्ड है, इसी से तुमको मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन याद होगी। जहां हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिफरेंस आ जाएगा, उसको हम मिस स्टेटमेंट बोल देंगे। क्या ये बात समझ आई? जल्दी से बताओ हाँ या ना। फिर से सुनना मेरी बात, जहां हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उनमें, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनने चाहिए थे, अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस आ जाएगा तो हम उस डिफरेंस को मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है, यही बात यहां लिख रखी है। मिस स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ डिफरेंस। मिस स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ डिफरेंस। मैंने कहा डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। बट मुझे बताओ गलती किस में होगी? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती होगी या उसके किसी एलिमेंट में? सर किसी एलिमेंट में। उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट्स का क्या मतलब है? जो बैलेंस शीट और पीएनएल के आगे लिखी रखी है। क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैंने कैपिटलाइज कर दिया। अगर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैंने कैपिटलाइज कर दिया तो अमाउंट तो सही यूज करी बट क्लासिफिकेशन गलत कर दी। प्रेजेंटेशन, सर प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? कैश एंड बैंक को मैंने इन्वेंट्री के अंदर दिखा दिया, कैश एंड बैंक को मैंने इन्वेंट्री के अंदर दिखा दिया, मैंने प्रेजेंटेशन गलत कर दी। या फिर डिस्क्लोजर यानी नोट्स टू अकाउंट्स में गलती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर किसी भी चीज में डिफरेंस आएगा, कौन ये चीजों को बोलते क्या है? एसीपीडी। सारे बच्चे मेरे साथ याद करेंगे। एसीपीडी का क्या मतलब है? डिफरेंस बिटवीन द एसीपीडी ऑफ द रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड द एसीपीडी एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, उसी को हम मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। सर एसीपीडी का क्या मतलब है? अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। रिपीट इट आफ्टर मी। अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। जहां जहां डिफरेंस होगा बिटवीन द अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो हमने रिपोर्ट करी है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो रिपोर्ट होनी चाहिए थी, दैट वाज रिक्वायर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा तो उसको मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। एंड मिस स्टेटमेंट कैसे अराइज हो सकती है? इट कैन अराइज आइदर फ्रॉम फ्रॉड और एरर। Misstatement can arise from fraud and error. This is about the concept of misstatement. सारे बच्चे बताओ क्या ये misstatement समझ आया? सर misstatement क्या है? फर्क है। किस चीज में फर्क है? जो एसीपीडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट हुआ है एंड जो एसीपीडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट होना चाहिए था, जहां उन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा उसको हम मिसस्टेटमेंट बोल देंगे। सर एसीपीडी क्या है? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एंड मिसस्टेटमेंट्स कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर। इंटेंशनल कौन सा होता है? फ्रॉड इज ऑलवेज इंटेंशनल इन नेचर। क्या ये बात समझ आई? जल्दी से बताओ हाँ या ना। इज मिस स्टेटमेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट इसकी डेफिनेशन रिवाइज कर लो, फटाफट इसकी डेफिनेशन रिवाइज कर लो एंड लेट मी नो वंस यू आर डन विद द रिवीजन ऑफ दिस डेफिनेशन। फटाफट इसको याद करके खत्म करो अभी के अभी। क्विकली डू इट एंड वंस यू आर डन जस्ट टाइप डन डनाडन डन। कम ऑन पीपल, यू कैन डू इट, क्विकली डू इट।
कोई भी बच्चा फोमो में डन नहीं लिखेगा, कोई भी बच्चा या बच्ची फोमो में डन नहीं लिखेगा। अगर आपका डन हो जाता है तभी आप डन लिखेंगे, वरना आप डन नहीं लिखेंगे। मुझे एक बात बताओ, कैसी फीलिंग आ रही है, सच्ची सच्ची बताना। हाउ इज द फील राइट नाउ? क्या ऑडिट समझ आ रहा है? क्या ऑडिट आपके अंदर जा रहा है? इज द स्पीड फाइन? आई नीड इनपुट्स ऑन दिस, आई नीड इनपुट्स ऑन ऑल ऑफ दिस। जल्दी से बताओ, बिकॉज Having taught CA final for 1 year, I know कि उनका दिमाग थोड़ा सा काफी फास्ट चलता है, and I had to bring that speed as per you all. So that's why I am asking this question. फटाफट मुझे बताना, is the speed fine? क्या आपको चीजें समझ आ रही हैं? Are they going in your head or not? बताओ। डन 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 डन, ग्रेट। बड़े आगे। Yes sir, it's going well. Yes sir, it's fine. Great, absolutely amazing, feeling very positive while studying with you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बार इतने अच्छे से ऑडिट समझ आया, बहुत अच्छा लग रहा है। स्पीड इज ऑल्सो परफेक्ट, ग्रेट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दोज चार्ज विद गवर्नेंस। इनको आज हम प्यार से बोलेंगे TCWG, ठीक है। पूरा पूरा हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस बार बार बोलने नहीं वाले, आज से हम इनको प्यार से बोलेंगे TCWG। सर कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? तो मैं आपको बताता हूं, ये वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे बैठते हैं, यानी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, MD मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको हम बोलते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे बैठते हैं। तो दीज आर द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभार कॉर्पोरेट ट्रस्टी करके कोई होता है, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है इनका काम? ऊपर बैठ के बंदा क्या कर रहा है? ओवरसी कर रहा है, सारे लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। तो ये ओवरसी करते हैं स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन यानी हमारी जो एंटिटी है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, एंड क्या ऑब्लिगेशंस हैं रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। बेसिकली दो काम है इनके, एंटिटी को सही राह पे ले जाना, सही राह यानी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी, प्लस अगर एंटिटी में कोई गड़बड़ होगी, हु विल बी अकाउंटेबल? द आंसर इज TCWG। मुझे एक बात बताओ, बचपन में कभी ऐसा हुआ है आपके दोस्त ने आपको परेशान किया तो आप उसके मम्मी पापा से शिकायत करने गए? जल्दी से बताओ फटाफट। कभी ऐसा हुआ है? अब बोलो, चैट पे नहीं भी लिखोगे, बस बोलो हाँ हाँ सर हुआ है। ये ना TCWG ऐसा ही है। अगर आपको मैनेजमेंट परेशान करेगी ना ऑडिट में, तो अगर आपको मैनेजमेंट की कोई शिकायत करनी है तो आप उसके मम्मी पापा के पास जाना। मम्मी पापा कौन है? TCWG। सर तभी इनके नाम के आगे ना जी लगाया जाता है, ये बड़े लोग हैं। जैसे पार्ले के आगे नाम लगाया जाता है ना, पार्ले जी, बड़ा बिस्किट है, बड़ा बिस्किट ब्रांड है, किसी को भी रिस्पेक्ट देनी है तो उसके आगे जी लगाया जाता है। तो ऐसे ही इनके आगे भी हम जी लगाते हैं। तो आज से आप इनको बोलोगे TCWG, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, बड़े लोग हैं। जब भी मैनेजमेंट की कोई शिकायत करनी होगी हम TCWG के पास जाएंगे। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर ये बात समझ आई। इनका काम क्या है? टू ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। एंटिटी किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस दे आर अकाउंटेबल पीपल। कभी भी एंटिटी में कोई गड़बड़ होगी इनको आप पकड़ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर दीज आर द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, दैट इज द CEO, CFO एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यहां तक हमने जो भी बात करी, आई होप आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। क्या अब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? और सवाल के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, देन आई विल गिव यू द ब्रेक। ठीक है, ब्रेक का बस माहौल आने वाला है। नाउ आई एम आस्किंग यू अ गुड क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो इसका आंसर क्या है। हमने बोला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है? सबसे पहला पार्ट था टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस। उसको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज को लेके? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब इस रीजनेबल अश्योरेंस से क्या करेगा? सो दैट ही कैन एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट को दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं? दैट दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स, in all material respects as per applicable financial reporting framework। वो FRF के हिसाब से बने हैं। अब मुझे एक बात बताओ,
हमने रीजनेबल अश्योरेंस क्यों ली? हम गारंटी भी तो दे सकते हैं यार। वाई आर वी टेकिंग रीजनेबल अश्योरेंस? हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं ले लेते? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आया? वाई आर वी टेकिंग रीजनेबल अश्योरेंस? आप सबने बोला मुझे कि सर मोटा माटी बताएंगे, पक्का पक्का नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते पक्का पक्का? इसके पीछे 4 रीजन है, ध्यान से समझना मेरी बात। देयर आर 4 रीजंस जिनकी वजह से हम इसकी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते, हम गारंटी नहीं दे सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम ठीक है। सबसे पहला रीजन तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, क्या इनमें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं? द आंसर इज यस। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या है? सर दीज आर नथिंग बट अनुमान। जहां आप अनुमान लगा रहे हो, ध्यान से समझना, जहां आप अनुमान लगा रहे हो वहां आप 100% गारंटी कैसे दे सकते हो? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? जहां मैंने अनुमान लगा दिया, जहां मैंने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बना दिए, तो मैं उसमें गारंटी कैसे दे सकता हूं? और ये अकाउंटिंग एस्टिमेट बनते कैसे हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है? किसकी जजमेंट होती है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाना? फटाफट बताओ चैट बॉक्स पे। हुज जजमेंट इज टू मेक द अकाउंटिंग एस्टिमेट? फटाफट बताओ किसकी जजमेंट से? ऑडिटर की जजमेंट से बनेंगे, मैनेजमेंट की जजमेंट से बनेंगे, चिंटू की जजमेंट से बनेंगे, मोंटी की जजमेंट से बनेंगे, किसकी जजमेंट से? सबने बिल्कुल सही कहा सर, इसमें लगती है मैनेजमेंट की जजमेंट। जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, राइम भी कर रहा है, ठीक है, राइम भी कर रहा है। किसकी जजमेंट? मैंने कहा जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। मैंने कहा जहां मैनेजमेंट की जजमेंट है, मैं कैसे बोल दूं ये एकदम ठीक है? तो पहले तो उनकी तरफ से गलती है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वालों की तरफ से कमी है। क्या कमी है? उनमें जजमेंट लगती है। किसकी जजमेंट? मैंने कहा मैनेजमेंट की जजमेंट। दूसरा रीजन क्या है? अब ऑडिटर की भी कोई कमी है। सर ऑडिटर की क्या गलती है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था ऑडिटर का काम क्या है? एक बच्चे ने बोला इन्वेस्टिगेशन करना, फ्रॉड पकड़ना। ये ऑडिटर का काम नहीं होता, ये इन्वेस्टिगेटर का काम होता है। ऑडिटर जब भी ऑडिट करने जाएगा एक साफ मन से जाएगा, अनबायस्ड अप्रोच के साथ जाएगा। वो ये सोच के नहीं जाएगा दया कुछ तो गड़बड़ है, ना रे बाबा ना। वो जाएगा सोच के कि दया सब कुछ ठीक ठाक है, एंड यही इंश्योर करने के लिए सब कुछ ठीक ठाक है वो अपने ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करेगा। बट इन्वेस्टिगेशन वाला कैसे जाता है? वो जाके हेलो नमस्ते छोड़ो, वो दरवाजा तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है अपने लोगों को और बोलता है मैनेजमेंट तूने फ्रॉड किया, इधर आ, गला पकड़ लेता है मैनेजमेंट का। क्या ऑडिटर को कभी ऐसी हरकतें करते हुए देखा? द आंसर इज नो। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज सच दैट कि यहां पे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की पावर्स नहीं है, ठीक है। हम यहां पे कोई गलत चीज को पकड़ने नहीं आए हैं। इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ये एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो हमारे पास कोई पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है। तो सर गलती क्या है? दिक्कत कहां आ रही है? अगर कल को कोई फ्रॉड हुआ तो वो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ध्यान से समझ रहे हो इस बात को? अगर कल को कोई फ्रॉड हुआ तो वो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो हमारे पास पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो दूसरा रीजन तो यही हो गया, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या ये बात समझ आई? तो पहले क्या हो गया? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उनकी तरफ से लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है सर? हमारी खुद की लिमिटेशन है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने कहा क्यों बंधे हुए तुम्हारे हाथ? क्योंकि सर ऑडिट है ना, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आपके हाथ बंधे ही रहेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हो एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में कहीं नहीं लिखा कि बंदूक लेके जाओ, मैनेजमेंट का गला पकड़ो, इन्वेस्टिगेशन करो, फ्रॉड निकालो। नारे बाबा ना। हम भाई साहब सूट पैंट पहन के जाते हैं, जाके मैनेजमेंट को बोलते हैं ऑडिट एविडेंस दिखाओ, हम अपना ओपिनियन देके वापस चले जाएंगे। सो ऑडिट इज नेवर एन इन्वेस्टिगेशन, पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो फ्रॉड तो कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे हम। समझ रहे हो? तो जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी ड्यू टू फ्रॉड, वो हमारी कभी पकड़ में नहीं आ सकती। ठीक है सर, बात समझ आई। तीसरी चीज बताओ, चलो मान लेते हैं जजमेंट नहीं है, मान लिया।
मान लेते हैं आपके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर भी है, क्या आप सारी ट्रांजैक्शन चेक कर पाओगे क्या? अगर एक कंपनी की बात की जाए जो बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि रिलायंस, इसमें कितनी ट्रांजैक्शन होती हैं, गिन भी नहीं सकते हैं। हमारा नंबर सिस्टम फेल हो जाएगा। हजारों करोड़ों, कितनी ट्रांजैक्शन, गिनने मत बैठ जाना जाके, हजारों करोड़ों ट्रांजैक्शन होती हैं। एंड इन हजारों करोड़ों ट्रांजैक्शन को, एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करने बैठेंगे, फाइनेंशियल ईयर क्या आपकी जिंदगी निकल जाएगी। तो क्यों नहीं कर रहे सारी ट्रांजैक्शन को चेक? सोचो क्यों नहीं कर रहे? भाई साहब आपके पास टाइम ही नहीं है। और मान लो आपने टाइम भी लगा दिया, आपने दुनिया के सारे रिसोर्सेज लगा दिए, क्या रिसोर्सेज फ्री में आते हैं? क्या रिसोर्सेज फ्री में आते हैं? द आंसर इज नो। यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट। सारे बच्चे मेरे साथ इस बात को बोलो, ऑडिटर के केस में एंटिटी हैज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, क्योंकि ऑडिट के बेनिफिट हैं, वी अंडरस्टैंड, बट वो कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकते। क्या ये बात समझ आई? क्या ये तीनों पॉइंट्स दिमाग में गए? पहली लिमिटेशन किसकी वजह से है सर? मैनेजमेंट की वजह से। क्यों है उनकी वजह से? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आ रहे हो उसमें मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है। दूसरी लिमिटेशन हमारी तरफ से है नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। एंड तीसरी चीज क्या है? मान लो ऊपर वाली दोनों चीजें नहीं है, क्या हमको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है? द आंसर इज यस, हमको बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द बेनिफिट एंड द कॉस्ट। क्या ये तीनों बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्या ये तीनों बातें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई? जल्दी से बताओ। देन आई विल टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट एंड विल मेक यू गो थ्रू द नोट्स, एंड फिर हमारे ये टॉपिक एकदम शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट बताओ, क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ audit procedures, and the next point is balance needs to be maintained between the benefit and cost, and the last point is, so आखिरी point क्या है? There are certain areas जहां पे it will be very tough, it will be very difficult for you to detect material misstatement। यहां पे आपके लिए गलती पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। यहां पे जो ऊपर दी गई ये 3 इनहेरेंट लिमिटेशन है ना, 1, 2 और 3, इन 1, 2 और 3 का जो इंपैक्ट है ये बहुत ज्यादा है। इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। यहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस की मात्रा बहुत ज्यादा है। सर ये 3-4 एरियाज क्या हैं? पहला एरिया है फ्रॉड, पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट फ्रॉड। ध्यान से समझना ये चारों पॉइंट्स। कौन कौन से एरियाज में दिक्कत आएगी? पहला एरिया है फ्रॉड। मुझे एक बात बताओ, इंप्लॉय फ्रॉड करेगा तो कौन पकड़ लेगा? मैनेजमेंट पकड़ लेगा। मैंने कहा ठीक है। अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड करेगा तो फिर कौन पकड़ेगा? सर ये तो गड़बड़ की बात हो गई, ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। यानी अगर चोर घर में घुसेगा, ठीक है, तो जो वॉचमैन है वो पकड़ लेगा, बट अगर वॉचमैन ही चोर निकले तो फिर क्या करे? यानी रक्षक ही अगर भक्षक निकले तो क्या होगा? तो मैंने कहा फ्रॉड, स्पेशली अ फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट। अगर सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है, या फिर ये फ्रॉड में कॉल्यूजन इन्वॉल्व है। ओ माय गॉड सर, क्या मस्त वर्ड निकाल के लाए हो, कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का क्या मतलब है? उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल, एक बंदा अगर फ्रॉड करे वो आसानी से पकड़ा जाएगा, या 2 बंदे मिलके फ्रॉड करें वो आसानी से पकड़ा जाएगा? लेट मी आस्क इट द अदर वे, कौन सा फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है? एक बंदे, अकेले बंदे ने फ्रॉड किया है, या 2 बंदों ने 2 दिमाग लगा के एक मस्त फ्रॉड रचा है, उसको पकड़ना मुश्किल होगा? एक बंदे वाला फ्रॉड पकड़ना मुश्किल होगा या 2 बंदे वाला फ्रॉड पकड़ना मुश्किल होगा? सोच के बताओ, लॉजिकली बताना। 2 बंदों वाला फ्रॉड पकड़ना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 लोगों का दिमाग लगा है। जहां 2 शातिर लोग एक साथ मिल जाएंगे वहां फ्रॉड पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्यूजन। कॉल्यूजन मींस 2 पीपल आर कॉल्यूडिंग विद ईच अदर। ये 2 लोग एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। मैंने कहा जहां 2 लोग एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे
वहां फ्रॉड पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रॉड इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट फ्रॉड प्लस कॉल्यूजन, ये पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, पहला पॉइंट तो हमको याद हो गया। दूसरा बताओ, दूसरा है AS 18। क्या आपने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रखा है? जल्दी से बताओ मुझे, क्या आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 पढ़ा है? फटाफट बताओ हाँ या ना। क्या आपने AS 18 पढ़ा है? फटाफट 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 बताएंगे सारे बच्चे। क्या आपने AS 18 करके कोई AS पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा तो ये भी बता सकते हो। हाँ नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो मैं बताऊंगा तुमको क्यों क्या होता है। हाँ बोलोगे तो मैं बोलूंगा अच्छा पता है। फटाफट बताओ, AS 18 किस चीज का AS होता है? यस सर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स का पढ़ा है। वेरी वेरी गुड। तो ये जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स होते हैं, ये हमको कौन देगा? ये जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स होते हैं मेरे दोस्त, ये हमको कौन देगा? मैनेजमेंट देगा। और अगर मैनेजमेंट ने एक आध रिलेटेड पार्टी हटा दी, अगर मैनेजमेंट ने एक आध रिलेटेड पार्टी हटा दी, तो क्या मेरे डिस्क्लोजर्स में मिसस्टेटमेंट आ जाएगी? द आंसर इज यस। मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन में था भी ACPD। किस किस चीज में डिफरेंस हो सकता है? अमाउंट में, क्लासिफिकेशन में, प्रेजेंटेशन में और डिस्क्लोजर में। यानी अगर रिलेटेड पार्टी का कोई डिस्क्लोजर नहीं आया तो मेरी यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं। तो द सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। सर क्यों? क्योंकि हम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट हैं। बस आप समझते जाना, याद मैं करवा दूंगा चारों पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर कोई लॉ से नॉन कंप्लायंस हो तो क्या वो पकड़ना आसान है? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी को कंप्लाई करना पड़ता है ढेर सारे एक्ट से। सर कितने एक्ट से? मान लो हजारों एक्ट से। सर ये हजारों एक्ट कहां से आए? आपको, आपने जो एक्ट सुने मैं बता देता हूं क्या क्या है। आपने इसके अलावा भी कुछ सुन रखा हो तो बता देना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सुना होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सुना होगा, कंपनीज एक्ट 2013 सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सुना होगा, आपने फेमा सुना होगा। इस तरह के आपने 5-6 एक्ट और सुने होंगे। EPF एक्ट सुन लिया होगा, बोनस एक्ट सुन लिया होगा, ये सारे एक्ट सुने। बट क्या आपने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सुना है? सर सुना है, अब सुना है। चाइल्ड लेबर एक्ट सुना है? सुना है। फैक्ट्री एक्ट सुना है? सुना है। अब मैं ऐसे और एक्ट बोलते जाऊंगा ना, आप सुना सुना तो करते जाओगे, बट एज एन ऑडिटर आप कितनों की कंप्लायंस चेक करोगे? समझ रहे हो? इतने सारे एक्ट्स एक एंटिटी पे एप्लीकेबल होते हैं, कितनों की कंप्लायंस चेक करोगे? सर सबकी नहीं कर सकते। और अगर किसी की नॉन कंप्लायंस हो गई और मैनेजमेंट ने उस नॉन कंप्लायंस को आपको डिस्क्लोज नहीं किया, अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया PNL में और बताया नहीं कि नॉन कंप्लायंस की थी, क्या आप उस चीज को पकड़ पाओगे? द आंसर इज नो। तो इफ आई टॉक अबाउट नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ध्यान से समझना इस बात को, नॉन कंप्लायंस पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। लॉज एंड रेगुलेशंस के नॉन कंप्लायंस पकड़ना बड़ी टेढ़ी चीज है और ये जनरली पकड़ में नहीं आती, बहुत मुश्किल होता है इसको पकड़ना। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिपोर्टिंग ऑन द मटीरियल अनसर्टेनिटी of entities ability to continue as going concern। अगर मैं बोलूं मैं एक एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूं, क्या ये गारंटी है कि ये एंटिटी हमेशा चलती रहेगी? क्या ये कोई गारंटी है कि ये एंटिटी हमेशा चलती रहेगी? सर द आंसर इज नो, ये कोई गारंटी नहीं है। मैंने तो ऑडिट पास्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किया है ना, मुझे क्या पता एंटिटी आगे जाके क्या करेगी। तो अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, वो भी पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो ICAI ने जुलाई 22 एग्जाम में पूछे भी थे। तो आओ इनको फटाफट याद करें। सर कैसे याद करेंगे? 4 एरियाज में मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ना मुश्किल है। सर पहला एरिया कौन सा है? फ्रॉड। फ्रॉड में भी कौन सा फ्रॉड? ऐसा फ्रॉड जिसमें सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है और कॉल्यूजन इन्वॉल्व है। पहला पॉइंट याद हो गया। अब हम ना इसका फ्लो बनाएंगे। फ्रॉड किसके साथ? अपनों के साथ या परायों के साथ? सर अपनों के साथ। अपनों को क्या बोलते हैं? अपने तो रिलेटेड पार्टी होते हैं। तो मैंने कहा फ्रॉड किसके साथ किया? सर रिलेटेड पार्टी के साथ किया। पॉइंट क्या है? रिलेटेड पार्टी की डिस्क्लोजर। थर्ड पॉइंट क्या है? अगर मैं रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड करूंगा, क्या मैं कंप्लायंस कर रहा हूं, नॉन कंप्लायंस कर रहा हूं? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ मुझे। मैं बोलो ना, मैं सुन रहा हूं।
सर हम नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, तो द फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉड। फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी के साथ, जिससे नॉन कंप्लायंस हुआ। और जो कंपनी नॉन कंप्लायंस करेगी उसको फूल और माला मिलेगी या पेनल्टी लगेगी? चैट बॉक्स पे बताओ, देखते हैं कौन कौन बच्चा कितना कितना समझदार है। जिस कंपनी ने फ्रॉड किया उसको फूल और माला पहनाएंगे या उस कंपनी पे पेनल्टी लगाएंगे और उसकी बैंड बजाएंगे, डंडे मारेंगे उस कंपनी को? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या उस पे भारी भरकम पेनल्टी लगाओगे या उस कंपनी को फूल माला पहनाओगे? सर उस पे नीवे लगेंगी पेनल्टी, 100-200 रुपए की नहीं, हजारों करोड़ों रुपए की पेनल्टी लग सकती है। और मैंने कहा जो कंपनी नॉन कंप्लायंस करेगी उसका गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाएगा। क्या गोइंग कंसर्न का मतलब पता है? हाँ सर, गोइंग कंसर्न का मतलब पता है, एबिलिटी ऑफ अ एंटिटी टू कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर। फोर्सिबल फ्यूचर यानी ये अपना धंधा करती रहेगी। मैंने कहा जो नॉन कंप्लायंस करेगी वो धंधा नहीं कर पाएगी, उसकी मटेरियल अनसर्टेनिटी आ जाएगी रिगार्डिंग द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो 4 पॉइंट क्या हो गए? फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी के साथ। कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस है, और हमारा गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया। यही 4 पॉइंट मुझे आपको समझाने थे। अगर ये 4 पॉइंट समझ आ गए, लेट्स मूव टू द नोट्स एंड सी व्हाट्स गिवन हियर। हम रीजनेबल एश्योरेंस क्यों नहीं ले पा रहे? जल्दी से बताओ, हम रीजनेबल एश्योरेंस क्यों नहीं ले पा रहे? फटाफट 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 फटाफट। ओह माय गॉड, अच्छा ये कलाकारी मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कलाकारी को हटाओ, कलाकारी जाओ, कलाकारी कलाकारी। यस, जल्दी से आ जाओ नोट्स पे और देखते हैं क्या है। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया इसको बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ये ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस है जिस वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाते, हम सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस पे चलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप समझो क्या क्या है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। पहली लिमिटेशन उनकी तरफ से, दैट इज द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या होता है सर? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। ओह, क्यों लगती है जजमेंट? क्योंकि उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। इन एडिशन मैनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस और अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑफ कोर्स ही बात है, जहां आप कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते, सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, तो जहां सर्टेनिटी नहीं है वहां अनसर्टेनिटी आएगी। तो जजमेंट बाय द मैनेजमेंट का क्या मतलब है? सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, एंड देयर कैन बी अ रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन और जजमेंट। कोई भी जजमेंट सही गलत नहीं होती, जजमेंट की भी एक रेंज हो सकती है कि हाँ ठीक ठाक है। तो यही पॉइंट आपने समझना है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। एक तो हो गई मैनेजमेंट की गलती, दूसरा हो गया ऑडिट प्रोसीजर्स। हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या कमी है? ध्यान से समझना, हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स में यह कमी है कि हम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट हैं। There is a possibility that management may not provide us with the complete information. क्या आप इस बात से एग्री करते हो? मुझे ऑडिट एविडेंस कहां से मिलेगा? मैनेजमेंट से मिलेगा। अगर मैनेजमेंट मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती तो मेरे तो हाथ बंद गए ना। तो दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड अस विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मुझे एक बात बताओ, जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ध्यान से सोचना और मुझे बताना, चैट बॉक्स पे बताना, जो व्यक्ति आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा वो व्यक्ति सही है या उसके मन में चोर है? सोच समझ के बताना। जो व्यक्ति वस्तु विशेष, ठीक है, संज्ञा मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, उसके मन में चोर है? सोच समझ के बताना। चोर है, चोर है, उसके मन में चोर है। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। तो अगर मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही यानी भाई साहब यहां पे फ्रॉड है। एंड फ्रॉड क्या होती है? गलती या सोची समझी चाल। सर दिस इज अ सोची समझी चाल। सोची समझी चाल को इंग्लिश में बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, व्हाट इज फ्रॉड? सर फ्रॉड इज अ सोची समझी चाल, इंग्लिश में बोलेंगे sophisticated and carefully organized schemes which are designed to conceal it। क्या ये दोनों पॉइंट समझ आए? हाँ सर, पहला पॉइंट समझ आ गया। There is a possibility that management may not provide us with the complete information। क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही कंप्लीट इंफॉर्मेशन? सर कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रही बिकॉज फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड में इन्वॉल्व अ सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स। एंड अगला पॉइंट आप मुझे बता दो, हम फ्रॉड क्यों नहीं पकड़ पा रहे? ये बात मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, आप मेरे को अब जवाब दोगे? ऐसे चुपचाप बैठने नहीं दूंगा मैं, चुपचाप बैठने नहीं आ रहे हैं हम यहाँ पे। एग्जामिशन लानी ऑडिट में तो मुंह बता खोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। बताओ क्यों फ्रॉड नहीं पकड़ पा रहे? क्या है? क्या हमारे हाथ बंधे में है? क्या नहीं है? हम ऑडिटर हैं तो क्या नहीं है? जवाब दो, इतनी हिंट दे रहा हूं, बताओ जल्दी से। नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। वेरी वेरी गुड मिंकल, यही बात आपने समझनी है। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन,
ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो हमारे पास पावर भी नहीं है कि हम सर्च कर सकें जो जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या ये तीन बातें समझ आई? क्या ये तीन बातें रिलेट कर पाए? हाँ सर, हम रिलेट कर पाए। एंड मजे की बात है, आरटीपी नवंबर 22 का सवाल आपने कर लिया। आरटीपी नवंबर 22 का आपने सवाल कर लिया। क्या है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जिस वजह से इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग आती है? तो बोल देना ईसीआई को। पहली बात, हम मैनेजमेंट पे निर्भर हैं, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड अस विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्यों नहीं प्रोवाइड करेगी? सेकंड पॉइंट है फ्रॉड व्हिच कैन इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स व्हिच आर डिजाइंड टू कंसील इट। एंड तीसरी चीज, क्यों नहीं पकड़ पा रहे फ्रॉड? क्यों नहीं पकड़ पा रहे? फ्रॉड पकड़ लेंगे ना। कैसे पकड़ लोगे दोस्त? तुम इन्वेस्टिगेटर नहीं हो। समझ रहे हो मेरी बात? तुम इन्वेस्टिगेटर नहीं हो। तो पहला पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा पॉइंट था नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? आरटीपी नवंबर 21 में भी आया, 22 में भी आया। अगर पेपर में आ गया मजे आ जाएंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इन्होंने इसमें एक छोटी सी बात बोली। क्या? मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना। एक स्टूडेंट है, वो कहता है मुझे मेहनत करने में ना दिक्कत आती है। अच्छा, मेहनत करने में दिक्कत आती है, क्या ये सही बहाना है ना पढ़ने का? जल्दी से बताना, क्या ये सही बहाना है ना पढ़ने का? एक स्टूडेंट कहता है मुझे मेहनत करने में ना बड़ी दिक्कत आती है, क्या ये सही बहाना है ना पढ़ने का? जल्दी से बताओ। या पढ़ने में बहुत समय लगता है तो मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, क्या ये सही बहाना है ना पढ़ने का? मेहनत लगती है, समय लगता है, पैसे लगते हैं पढ़ने के लिए, क्या ये सही बहाने हैं? जल्दी से बताओ। मेहनत, समय, पैसा, फटाफट बताओ। आर दीज द राइट रीजंस? नो सर, दीज आर नॉट द राइट रीजन। एंड यही बात इन्होंने लिख रखी है। मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर जहां पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यानी एज एन ऑडिटर अगर आपको कोई ऑडिट प्रोसीजर कहा है करने को एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम ऑडिट कैसे करेंगे, एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, अगर आपको कोई ऑडिट प्रोसीजर कहा है करने को, आपको बोला है काम करना है, तो आप ये नहीं बोल सकते सर मुश्किल बड़ी हो रही है, हमको समय बड़ा लग रहा है, हमको इसमें कॉस्ट बड़ी लग रही है। नहीं, DTC लिख लो यहां पे, तुमको याद रह जाएंगे तीनों शब्द। DTC is not a valid basis, it is not a valid excuse to omit an audit procedure जहां पे कोई alternate available नहीं है। तो आपने DTC का बहाना नहीं बनाना। एंड द लास्ट पॉइंट इज, ये बात भी आप जल्दी से मुझे बताओ चैट बॉक्स में, फिर उसके बाद हम आगे वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं और यहां हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं ब्रेक दे दूंगा। समोसे गरम गरम निकले हुए अच्छे लगते हैं या सुबह के निकले हुए समोसे शाम को अच्छे लगते हैं? जल्दी से बताओ। समोसे जो हैं, तुमने समोसे खाए ना, समोसे जब तक रहेगा समोसे में आलू मैं तेरा शुभम तू मेरी शालू, पता नहीं ऐसे कोई गाना बना हुआ है ना। तो आप मुझे ये बताओ, समोसे गरम गरम अच्छे लगते हैं या सुबह के निकले हुए समोसे शाम को अच्छे लगते हैं? जल्दी से बताओ। सर गरम गरम समोसे अच्छे लगते हैं, शाम का समय चल रहा है, आपने तो हमारे मुंह में पानी डाल दिया। ताजा 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 ना पनीर के साथ ज्यादा सही लगता है, समोसे के साथ ताजा ताजा अजीब लग रहा है, बट ठीक है, गरम गरम समोसे अच्छे लगते हैं। ऐसे ही ना जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे जैसे समय बीतता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे समोसे की वैल्यू कम हो रही है ना समय के साथ, ऐसी ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वैल्यू कम हो जाती है। तो यही बात इन्होंने यहां लिखी है, रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड देयर बाय इट्स वैल्यू tends to diminish over time and there is required a balance to be struck between the reliability of the information and the cost। आपको यहाँ पे रिलायबिलिटी और कॉस्ट में थोड़ा बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो हमेशा गरम गरम समोसे नहीं मिलेंगे। एज एन ऑडिटर आपको गरम गरम इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी इंफॉर्मेशन की वैल्यू कम हो जाती है, उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसकी रेलिवेंस कम हो जाती है, रिलायबिलिटी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो तीसरा पॉइंट आपको समझ आ गया, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अदर मैटर्स अफेक्टिंग इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जहां लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आर सिग्निफिकेंट। कौन से एरियाज हैं? फ्रॉड, किसके साथ? रिलेटेड पार्टी के साथ। इससे क्या होगा? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस एंड एंटिटी विल सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। क्या ये चारों पॉइंट समझ आए? हाँ सर ये चारों पॉइंट समझ आए। सर ऐसा करो, मैंने कहा हाँ। ये ब्रेक का LAC कैसे आ गया? फ्यूचर में चल रही है क्लास,
ऐसा करो सर, हमको आप दे दो 5 मिनट। मैंने कहा ओके। हम 5 मिनट में क्या करेंगे सर? 5 मिनट में हम रिवाइज करेंगे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, प्लस ये जो क्वेश्चन दे रखा है हम इसको फटाफट रीड करेंगे। क्या ये डील डन है? जल्दी से बताओ हां या ना। ये डील डन है या नहीं है? इस 5 मिनट के बाद मैं आपको ब्रेक भी दे दूं, इस 5 मिनट के बाद मैं आपको ब्रेक भी दे दूंगा। जल्दी से बताओ डील डन है कि नहीं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा टॉपिक आरटीपी नवंबर 18 में आया था। अगर डील डन है तो अभी मैं आपको देता हूं 5 मिनट, क्विकली इस टॉपिक को रिवाइज करो, गो थ्रू करो और इस क्वेश्चन को करो, फिर हम आपको ब्रेक दे देंगे। डन 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 डन। यस सर, डील डन है। क्विकली गो थ्रू दिस टॉपिक एंड लेट मी नो जब मुझे इसको ऊपर नीचे करना हो। ठीक है, फटाफट कर लो इसको। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, जल्दी डंडना डन लिखना, जल्दी डंडना डन लिखना। सर गाना बंद करो। दोस्तों जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे, फटाफट फटाफट करना है, चीजों को लेके नहीं बैठना, ठीक है। डू लेट मी नो।
क्वेश्चन साथ में करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से बताओ क्या आप सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। एवरीबॉडी ऑन द क्वेश्चन, सारा रिवाइज कर लिया, एक बार फटाफट बताओ मुझे। डन सर। DEF and company CAs सक्सेसफुली कैरिड आउट द ऑडिट ऑफ श्री गारमेंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। इन्होंने अपना ऑडिट खत्म कर लिया। जब ये ऑडिट करके बाहर निकले, एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई जिसका रीजन था फ्रॉड। मैंने कहा ओके, एंड दीज वर नॉट नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर। इसको ऑडिटर ना तो ये ऑडिटर को मिली, ना ऑडिटर ने इसके बारे में रिपोर्ट किया। मैनेजमेंट ने कहा कि ये ऑडिटर का फेलियर है कि उसको फ्रॉड नहीं मिला। मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है? द आंसर इज नो। तो मैंने कहा सबसे पहले हम लेंगे शेड। किसका शेड? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग का। तो सबसे पहले मैंने लिया उसके बारे में, मैंने लिखा बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट देयर इज unavoidable risk that material misstatements of financial statement may not be detected even though audit has been properly planned and performed as per the essays। हालांकि मैंने अपना ऑडिट एसेस के हिसाब से किया, फिर भी एक अनअवॉइडेबल रिस्क है जिसको मैं खत्म नहीं कर सकता। ये रिस्क जा नहीं सकती कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह जाए। अकॉर्डिंगली सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी जो बाद में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और एरर, डज नॉट इंडिकेट फेलियर टू कंडक्ट ऑडिट एज पर एसेज। अगर मैंने बाद में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना ऑडिट एसेज के हिसाब से नहीं किया। अगर मैं प्रूव कर दूं मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से सारे ऑडिट प्रोसीजर्स करे थे, मेरे को जो ऑडिट एविडेंस मिला वो परसुएसिव ऑडिट एविडेंस था, तो फिर कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। एंड लास्ट में इन्होंने ये बात लिख ली, हाउएवर इनहेरेंट लिमिटेशंस आर नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर द ऑडिटर टू बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। सर इसका क्या मतलब है? हम जो ऑडिट एविडेंस लेते हैं वो परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है। परसुएसिव का क्या मतलब है? परसुएसिव मतलब जो एक इंडिकेशन दे कि सब कुछ सही है, सब कुछ एकदम चकाचक है। तो हमारा ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? सर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होना चाहिए जिससे हम रीजनेबल एश्योरेंस ले सके। तो तीनों लाइनों में क्या बात लिखी है सर? पहली बात तो ये लिखी है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग की वजह से हो सकता है कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह जाए इवन दो ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। पहला पॉइंट तो हमको ये समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, अगर कोई सब्सिक्वेंट डिस्कवरी होती है ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट डज नॉट मीन कि हमने अपना ऑडिट एसेस के हिसाब से नहीं किया। एंड तीसरी बात इसने ऑडिटर के लिए लिख दी कि एज एन ऑडिटर आप इनहेरेंट लिमिटेशंस का फायदा नहीं उठा सकते कि आप ऑडिट एविडेंस इकट्ठा ही ना करो, आपको कुछ ना कुछ तो इकट्ठा करना पड़ेगा। सर वो कुछ ना कुछ क्या है? परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। तो 3 पॉइंट क्या हो गए? हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो एंड इट मे नॉट बी डिटेक्टेड बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। अगर कोई बाद में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपना ऑडिट एसेस के हिसाब से नहीं किया। एंड तीसरी बात है, इनहेरेंट लिमिटेशंस कोई बहाना नहीं है, इट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन टू कॉम्प्रोमाइज और टू गेट योरसेल्फ सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्या ये तीनों पॉइंट्स का फ्लो समझ आया? एमटीपी अक्टूबर 20 का क्वेश्चन है, तो हमको तीनों बातें रखनी पड़ेंगी कि ऑडिट हो सकता है एसेस के हिसाब से काम करे, तो हो सकता है फ्रॉड तब भी ना पकड़ा जाए, और अगर फ्रॉड पकड़ा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि एसेस के हिसाब से काम नहीं किया गया। एंड द थर्ड पॉइंट इज inherent limitations is not a justification to settle for less than persuasive audit evidence. So guys, that's all before the break, and girls, that's all before the break. ब्रेक के पहले इतना ही, ब्रेक के बाद हम वापस मिलेंगे और आगे के टॉपिक्स को इसी तरह बढ़ाएंगे। I am giving you a 15 minutes break, 15 मिनट का ब्रेक है आपके पास। प्लीज इस ब्रेक में मोबाइल फोन मत चलाना, इस ब्रेक में आप प्लीज मोबाइल फोन मत चलाना, जस्ट रिलैक्स एंड रिफ्रेश योर माइंड। ठीक है, पानी वानी पियो, आंखें बंद करके थोड़ी देर मेडिटेशन वगैरह करो, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, बिकॉज जब हम ब्रेक के बाद मिलेंगे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड देन वील मूव अहेड। सो दैट्स ऑल बिफोर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे।